हेलो दोस्तों, मैं हूं निशा और आप सुन रहे हैं राजकुमारी मीरा की कहानी चैप्टर 68। माही इस समय समुद्र राज्य के एक विश्राम गृह के सामने खड़ी थी, जहां एक सिपाही ने उसे ये कहकर छोड़ दिया था कि यह स्थान राज परिवार द्वारा वैदों के लिए नियुक्त किया गया है, जहां हर रोज राज परिवार के लोग, मुख्य वैद्य और सलाहकार आकर सभी वैदों को चुनते हैं और उन्हें राजमहल ले जाया जाता है ताकि वह उनके प्रिय राजकुमार और राजकुमारी को हुई उस अनजान बीमारी का इलाज खोज सके। इसके लिए इन वैद्यों को बहुत ही उच्च पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा सकता है। समुद्र राज्य में यह घोषणा कर दी गई थी कि जिस भी वैद्य ने उनके प्रिय राजकुमार और राजकुमारी के जीवन को बचा लिया, उसे समुद्र राज्य का एक मुख्य हिस्सा मानकर उसे वैद्यों की पद्धति में उच्च स्थान दिया जाएगा, जिसके साथ उसे राज परिवार का सहयोग भी आजीवन रहेगा। शायद यही कारण था कि दुनिया भर के वैद्य समुद्र राज्य में इकट्ठा हुए थे। सभी को पता था कि समुद्र राज्य कितना विकसित और समृद्ध राज्य है। अगर उन लोगों ने एक बार यहाँ के राजा की आंखों में आकर अपने लिए स्थान बना लिया, तो वह अपने सपनों में भी नहीं सोच सकते थे कि राजा उन्हें किन किन मूल्यवान वस्तुओं और पदों से सम्मानित कर सकते हैं। इसी कारण यहाँ आए हुए सभी वैद्य अपने अपने कार्य में लगे हुए थे। शायद कुछ वैद्यों को तो अपने ऊपर इतना विश्वास था कि उनके कुछ दास यहाँ चारों तरफ अपने मालिकों की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। वहाँ जिस भी किसी नए व्यक्ति को देखते, वह उनके सामने एक योजना के तहत जाते और अपने मालिक को सबसे उच्च कोटि का वैद्य घोषित करने की पूरी कोशिश करते हैं, जिसके नमूने माही ने अपने सामने कुछ समय पहले भी देखे थे। कुछ समय पहले दो युवक माही के सामने आए और उन्होंने माही से कहा कि शायद उसे कोई रोग है और शायद उसे जाकर उनके महान वैद्य व्यास से अपना उपचार कराना चाहिए। और इतना कह वह अपने स्वामी की तारीफें करने लगे। तभी उन लोगों की नज़र माही के हाथ में पड़ी, जहां एक टोकन दिखाई दे रहा था, जिसे देख वह समझ गए कि शायद माही भी कोई वैद्य है, जिसे देखकर जो लोग अभी तक माही के सामने विनम्र स्वभाव के बने हुए थे, अचानक ही वह कठोर हो गए। उन्होंने आधे टेढ़े मुंह बनाते हुए माही को ऊपर से नीचे की तरफ तक देखा और उसे एक निचले दर्जे का वैद्य घोषित कर दिया। वही माही, जो इन लोगों की बकवासों को अब और नहीं सुनना चाहती थी, वह बिना कुछ कहे आगे की तरफ बढ़ने लगी। माही जल्दी से सामने उस काउंटर की तरफ बढ़ गई, जहां जाकर सभी को अपनी रुकने के लिए कक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही थी, जिसे देख माही ने भी बिना देरी किए अपने हाथ में रखे उस टोकन को आगे मेज पर बढ़ा दिया, क्योंकि माही ने देखा था कि यहाँ आए सभी व्यक्ति अपने हाथों में मौजूद टोकन को एक एक करके आगे बढ़ाते, जिनके अनुसार ही वह स्त्री उन सभी को उनके कक्ष के बारे में जानकारी दे रही थी। इसलिए माही ने भी ऐसा किया। वही माही के टोकन को देखकर उस सुंदर महिला ने सम्मान से अपना सर झुकाते हुए माही को ऊपर के कक्ष की तरफ जाने के बारे में बताया, जिसे देख आसपास खड़े लोग थोड़ी जलन भरी नजरों से माही की तरफ देखने लगे। कुछ लोग तो माही के ढके हुए चेहरे को देखने के लिए भी काफी उत्साहित थे। माही ने इस समय बहुत ही सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थे, जिस कारण उसका शरीर इन वस्त्रों में बहुत ही आकर्षक नजर आ रहा था, जिस कारण कुछ बहुत ही लस्ट भरी नजरें भी माही को अपनी तरफ दिख रही थी। परंतु माही के पास से निकलती आभा के कारण कोई भी व्यक्ति माही के पास जाने की कोशिश नहीं कर रहा था। वही माही के हाथ में इस समय जो टोकन था, वह चांदी से बना टोकन था, जिस कारण माही को दिव्य दर्जे का उच्च स्तरीय कक्ष और सेवाएं प्राप्त होने वाली थी। वहीं जहां कुछ ऐसे भी लोग थे जिन सभी के पास निचले दर्जे का यानी सिल्वर रंग का टोकन था, जिस कारण उन लोगों को नीचे और कम सुविधा वाले कक्ष प्रदान किए गए थे, क्योंकि यहाँ टोकन उन सभी वैद्यों की उच्चता की प्रमाणिता करता था। इसी कारण शायद इन सभी की प्रमाणिता को देखते हुए वहाँ सभी लोगों को उनके कक्ष प्रदान किए जा रहे थे। वही माही, जो इस समय काफी थक चुकी थी, वह भी इन सभी बातों और नजरों पर ध्यान नहीं देना चाहती थी। उसे अब अपने कक्ष के बारे में भी पता चल चुका था, इसलिए माही अपने कक्ष में जाने के लिए आगे बढ़ी और तभी उसके कानों में एक व्यक्ति की आवाज आई, जो अचानक ही बहुत ही तेज आवाज में चिल्लाते हुए कह रहा था कि उसने सूर्यगढ़ के राजकुमार सूर्य और वहाँ की उच्च कोटि की वैद्य विशाला को देखा है। जिसे सुन वहाँ आए वैद्यों में हड़कंप सा मच गया, क्योंकि विशाला लोगों के सामने एक बहुत ही कम उम्र की उच्च कोटि की वैद्य थी, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में इतने उच्च उपलब्धि प्राप्त कर ली थी। अगर चिकित्सक की संख्या के अनुसार उनका नाम अंकित किया जाए तो शायद वह उनमें
मुख्य 10 स्थान पर आती थी, जो इस दुनिया की सबसे बुद्धिमान और योग्य वैद्यों में मानी जाती थी। उन्हीं में से एक वैद्य विशाला भी थी और दूसरी सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उनके साथ स्वयं सूर्यगढ़ के होने वाले राजा राजकुमारी सूर्य साक्षात समुद्र राज्य पधारे थे। तभी वहां आई कुछ स्त्री वैद्यों ने आपस में बात करते हुए कहा कि उन्होंने राजकुमारी सूर्य और वैद्य विशाला को कई बार एक साथ देखा है। तभी उस लड़की ने आगे कहा, हो सकता है वह दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो, शायद इसलिए एक साथ रहते हैं। तभी दूसरी वैद्य ने उसे बीच में टोकते हुए कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उनका विवाह भीमपुर राज्य की राजकुमारी श्रद्धा से हो चुका है। जिसे सुन उस लड़की वैद्य, जिसका नाम वामा था, उसने हंसते हुए कहा कि शायद तुमने पूरी बात नहीं सुनी है। राजकुमारी श्रद्धा ने उनसे धोखे से विवाह किया था। असल में राजकुमार सूर्य का विवाह तो वहाँ की छोटी राजकुमारी मीरा से होने वाला था, परंतु उन्होंने अपनी बहन को मारकर स्वयं उसके स्थान ले लिया। और यह बात सभी को पता है कि राजकुमार इस विवाह को नहीं मानते। बेशक राजकुमार सूर्य के माता पिता राजकुमारी श्रद्धा को राज्य में उनकी पत्नी बनाकर लाए हैं, पर सभी राज्य के लोगों को यह बात पता है कि वह उन्हें उनकी पत्नी का दर्जा नहीं देते और उन्हें एक दासी की तरह देखते हैं। वहीं माही, जो राजकुमार सूर्य का नाम सुनते ही अपनी जगह पर जम गई थी, वह लोगों की बात सुनकर वापस अपने होश में आई। अचानक ही माही के सामने वह सारी यादें घूम गई, जिससे वह बहुत समय से भागती आ रही थी। माही तो अब उस राज्य और राजकुमार सूर्य के बारे में बिल्कुल भूल चुकी थी, लेकिन आज अचानक दोबारा राजकुमार सूर्य का जिक्र सुनकर माही को वह समय याद आने लगा जब वह राजकुमार सूर्य से पहली बार मिली और राजकुमार सूर्य ने उसे छुआ था। पता नहीं क्यों, पर वह अजीब घबराहट एक बार फिर माही को होने लगी। पता नहीं क्यों, पर राजकुमार सूर्य के पास से माही को ऐसा एहसास होता था जैसे कोई उनके शरीर से उनकी आत्मा खींचने की कोशिश कर रहा हो। उसे हमेशा ही राजकुमार सूर्य के आसपास होने से एक अजीब सी घबराहट और खतरा महसूस होता था। वही माही इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचते हुए माही बिना पीछे पलटे सीधा अपनी कक्ष की तरफ बढ़ने लगी। उसने एक बार भी पीछे पलटकर उस दिशा की तरफ देखने की कोशिश नहीं की जहां से राजकुमार सूर्य की बग्गी निकल रही थी। चैप्टर 69। अब आगे। परंतु माही ने बिना किसी बातों का ध्यान दिए सीधा अपने कक्ष में पहुंची। इस कक्ष को बहुत ही उच्च कोटि की लकड़ियों का इस्तेमाल कर बनाया गया था, जो एक तरफ से बहुत ही साधारण मगर सुंदर तरीके से सजाया हुआ था। कक्ष के बीचों बीच एक मेज को रखा गया था, जिस पर कुछ खाने की सामग्री और पानी के कुछ गिलासों को सजाया गया था। मेज की दाईं तरफ वाले हिस्से की तरफ थोड़ी दूरी पर एक बिस्तर लगाया हुआ था, जो दिखने में काफी बड़ा और आरामदायक नजर आ रहा था। कक्ष में आसपास सजावट के लिए कुछ सफेद पर्दों का इस्तेमाल किया गया था, जो छत के ऊपर से सजावट कर आसपास फैले हुए थे। तभी माही की नजर एक बड़ी सी खिड़की पर गई, जो इस कक्ष के बाईं ओर बनी हुई थी, जिसे देख माही ने कुछ कदम चलकर उस बड़ी सी खिड़की को खोला, जिसके खुलते ही बाहर से आई ठंडी हवाएं माही के चेहरे से होकर गुजरी, जिन्हें महसूस कर माही ने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक माही की नजर नीचे जाती एक विशाल बग्गी पर गई, जिसे देख माही की आंखें ठंडी हो गई। यह राजकुमार सूर्य की शाही बग्गी थी, जो इस विश्राम गृह के पास से गुजरते हुए समुद्र राज के राजमहल की तरफ बढ़ रही थी। तभी माही की नजर उस विशाल 4 घोड़े वाली बग्गी के अंदर बैठी 2 काली परछाइयों पर गई, जिसमें से एक व्यक्ति को माही कभी नहीं भूल सकती थी, परंतु दूसरे व्यक्ति का चेहरा उसके लिए काफी नया था। बग्गी के बाएं तरफ राजकुमारी सूर्य बैठे हुए थे। माही का ध्यान राजकुमार सूर्य के चेहरे पर गया। कुछ महीने पहले जो तेज और आकर्षण माही ने राजकुमार सूर्य की आंखों में देखा था, वह इस समय काफी कम नजर आ रहा था। अचानक माही की नजर राजकुमार सूर्य के समक्ष बैठी एक स्त्री पर गई, जिसने लाल रंग की एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक पोशाक पहनी हुई थी। यह पोशाक उसके शरीर के हर एक अंग को भली भांति प्रदर्शित कर रही थी, जिसे देख कोई भी व्यक्ति इस औरत की तरफ आकर्षित होने से अपने आप को बचा न सका। इस औरत के लंबे घने बाल जो उसने खुले छोड़ रखे थे, वह बार बार हवाओं में लहराकर आसपास उड़ रहे थे। माही ने और ध्यान से इस स्त्री की तरफ देखा, जिसकी उम्र तकरीबन 24-25 के आसपास की लग रही थी। उसने अपने चेहरे पर इस समय काफी नेचुरल मगर थोड़ा अजीब साग श्रृंगार किया हुआ था, जिससे यह बात काफी आसान थी।
कि वह लोगों को यह दर्शाना चाहती थी कि उसकी यह सारी सुंदरता काफी नेचुरल है। उसे लाल वस्त्रों में बैठी स्त्री की आंखें बार बार राजकुमारी सूर्य की तरफ देखे जा रही थी, जैसे वह चाहती हो कि राजकुमारी सूर्य उसकी तरफ देखे। परंतु राजकुमार सूर्य का ध्यान एक बार भी उस स्त्री की तरफ नहीं गया, जिसे देख उस स्त्री के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। वहीं अपने सामने हो रहे इस नजारे को देखकर लोगों को यहाँ से जाते हुए देखा और अचानक ही वह उस खिड़की के पीछे छुप गई। वहीं नीचे राजकुमारी सूर्य और वेद विशाला की बग्गी राजमहल की तरफ बढ़ रही थी। तभी राजकुमार सूर्य को ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है, इसलिए उन्होंने अपनी नजरें उठाकर सामने की तरफ देखा, जहां एक कक्ष की खिड़की खुली हुई थी, परंतु वहां कुछ नहीं था। कुछ देर यूं ही उस खाली खिड़की को देखने के बाद उन्होंने अपनी नजरें फेर ली और सामने की तरफ देखने लगे। कुछ ही समय में उनकी सवारी समुद्र राज्य के राजमहल तक पहुंच गई, जहां बाहर राजा चंद्रसेन और उनके कुछ अधिकारी राजकुमारी सूर्य का स्वागत करने के लिए यहां आए हुए थे, जिन्हें देख राजकुमार सूर्य ने भी आदर पूर्वक उन सभी का सम्मान किया। तभी राजा चंद्रसेन ने मुस्कुराते हुए सभी को अंदर प्रस्थान करने के लिए कहा और राजकुमारी सूर्य से बातें करने लगे। अचानक राजा चंद्रसेन की नजर वैद विशाला की तरफ गई, जो मुस्कुराते हुए उन्हीं की तरफ देख रही थी। वहीं राजा चंद्रसेन को ऐसे वैद विशाला की तरफ देखता पाकर राजकुमार सूर्य ने उनके बारे में बताते हुए कहा, महाराज, यह हमारे राज्य की सबसे उच्चतम और महान वैद विशाला है। हमें पता चला कि राजकुमार यश और राजकुमारी रूपाली का स्वास्थ्य अत्यधिक खराब है, इसलिए हम भी अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश करने के लिए अपने राज्य से एक वैद को लेकर आए हैं। अगर आप बुरा न माने तो यह एक बार उनकी जांच कर राजकुमार यश और राजकुमारी रूपाली का स्वास्थ्य आपको बता सकती है। इनका ज्ञान जहर और उनके एंटीडोट बनाने में बहुत ही उच्च स्थान पर आता है। यह एक प्रतिभाशाली वैद्य है, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में इतने उच्च स्थान को प्राप्त किया है। वहीं राजकुमार सूर्य से अपनी प्रशंसा सुन वैद विशाला ने बहुत ही आत्मविश्वास से भरकर राजा चंद्रसेन की तरफ देखा। वहीं राजकुमार सूर्य की सारी बातें सुनकर राजा चंद्रसेन, जो अभी तक मुस्कुरा रहे थे, परंतु कोई भी व्यक्ति उनकी आंखों में उनकी निराशा और उदासी को साफ देख सकता था। जब उन्होंने यह सुना कि वैद विशाला शायद उनके पुत्र और पुत्री का इलाज कर सकती हैं, तो उन्हें खुशी खुशी बिना कोई सवाल जवाब किए उन्हें अपने मुख्य वैद्यों के साथ यश और रूपाली के कक्षा की तरफ चलने का आह्वान किया। कुछ समय उस भव्य राजमहल में चलते रहने के बाद आखिरकार एक बड़े से दरवाजे के सामने सभी आकर खड़े हो गए, जिसे देख वहां खड़े दो दासों ने धीरे से दरवाजे को खोला। दरवाजे के खुलते ही अंदर से बहुत ही अधिक मजबूत जड़ी बूटियों की सुगंध चारों तरफ फैल गई, जिसे महसूस कर सभी ने एकदम नाक को बंद कर लिया। यहाँ पर जड़ी बूटियों की बहुत ही मजबूत और कठोर सुगंध चारों तरफ हवाओं में फैली हुई थी, जो किसी भी व्यक्ति को आसानी से पागल कर सकती थी। और यही हाल अभी वहाँ खड़े सभी व्यक्तियों का था, जिन्होंने अपने चेहरे को कपड़ों से ढक लिया था। तभी राजा चंद्रसेन ने कक्ष के अंदर प्रवेश किया, जिनके साथ राजकुमार सूर्य और वैद विशाला और उनके कुछ अन्य अनुयायी ने उस बड़े से कक्ष के अंदर प्रवेश किया, जहां आसपास 10 से अधिक वैद्य अपने कार्य में लगे हुए थे। कुछ वैद्य जड़ी बूटियां पीस रहे थे, तो कुछ उसमें दवाइयां बनाने की तैयारी कर रहे थे। कुछ वैद्यों के हाथों में पानी के बड़े बड़े बर्तन थे, जो एक पर्दे के पीछे से बाहर आते और फिर पानी लेकर उसी पर्दे के पीछे चले जाते। वहीं जब सभी वैद्यों का ध्यान राजा चंद्रसेन पर गया, तो सभी ने रुककर उन्हें प्रणाम किया, जिन्हें देख राजा चंद्रसेन ने भी अपना सर झुकाकर उन सभी का अभिवादन किया और उन्हें अपने कार्यों में लगे रहने का आदेश दिया। तभी दो वैद्यों ने आकर उस बड़े से पर्दे को अपने स्थान से हटाया, जहां बीचों बीच एक शाही बिस्तर पर एक दुबली पतली आकृति लेटी हुई थी। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सामने कोई कंकाल है, जिसको लोगों ने आसपास से घेर रखा है। उसे और ध्यान से देखने पर पता चला कि यह कंकाल राजकुमार यश हैं, जो इस समय सूखकर किसी कंकाल की भांति हो चुके थे। वही राजकुमारी सूर्य बहुत ही हैरानी से राजकुमार यश की तरफ देख रहे थे, जो कुछ वर्षों पहले उनसे मिले थे। वह एक बहुत ही आकर्षक शरीर के मालिक थे, जिन्हें देखकर राजकुमार सूर्य कई बार कहा करते थे कि वह बड़े होकर अत्यधिक बलवान और एक आकर्षक पुरुष बनेंगे। परंतु अब उन्हें अपने सामने इस अवस्था में देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वह कोई 100 साल के वृद्ध व्यक्ति हो, जिन्हें जबरदस्ती जीवित रखने के लिए औषधि का उपयोग किया जा रहा है। उनकी त्वचा सूखकर बिल्कुल सफेद हो चुकी थी, जैसे उनके अंदर खून का एक कतरा भी ना बचा हो।
उनके लंबे बाल जो काफी घने और लंबे हुआ करते थे अब वह बिल्कुल ही गायब हो चुके थे। उनकी आंखें भी इस समय किसी बड़े गड्ढे के समान उनके शरीर में धंसी हुई थी। उनकी ऐसी दशा देखकर राजकुमार सूर्य काफी हैरान थे। वहीं राजा चंद्रसेन, जिन्होंने राजकुमार सूर्य की हैरानी देख ली थी, उन्होंने अपनी दुखी भरी आवाज में कहा, जिस समय से उस कमीने लड़के ने हमारे पुत्र को प्रताड़ित किया है, उसी समय से यह अपनी निद्रा से वापस नहीं आए हैं। हमने अनेकों वैद्यों से अपने पुत्र यश का इलाज करवाने की कोशिश की है, परंतु किसी के भी यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर राजकुमार यश को क्या हुआ है। कुछ वैद्यों का कहना है कि अब उनके पास बहुत ही कम समय बचा है। उनके शरीर के सभी अंग धीरे धीरे सिकुड़ने लगे हैं और उनके दिल की धड़कनें भी बहुत ही कम हो चुकी हैं। उनके शरीर का सारा खून पानी में बदल चुका है। फिर थोड़ी और झुकी हुई आवाज में राजा चंद्रसेन ने कहा, अब उनकी सारी शक्तियां भी जा चुकी हैं, जो शायद अब जीवन में कभी लौटकर नहीं आ सकती। वहीं यह सब कहते हुए राजा चंद्रसेन बहुत ही दुखी और लाचार नजर आ रहे थे, जिन्हें देख राजकुमार सूर्य ने उन्हें दिलासा देते हुए एक नजर वैद्य विशाला की तरफ देखा, जो बहुत ही अजीब नजरों से सामने बिस्तर पर लेटे राजकुमार यश की तरफ देख रही थी। तभी उसकी नजर राजकुमार सूर्य की नजरों से जा मिली, जिन्हें समझ वह अपने चेहरे पर एक सफेद कपड़ा बांधकर आगे की तरफ बढ़ी और राजकुमार यश की जांच करने लगी। चैप्टर 70। राजकुमार सूर्य और वहां आए सभी लोग अपने सामने लेटे राजकुमार यश की ऐसी दशा देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे। उन्होंने कभी भी ऐसी किसी बीमारी के बारे में या जहर के बारे में कभी नहीं सुना था, जो किसी व्यक्ति को इस हद तक प्रताड़ित कर सकता है। उन्हें तो अभी भी अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई जहर से किसी व्यक्ति को इस हद तक हानि भी पहुंचाई जा सकती है, परंतु जो वह लोग अपनी आंखों के सामने देख रहे थे, ना चाहते हुए भी उन्हें उस पर विश्वास करना पड़ रहा था। वहीं वैद्य विशाला, जो राजकुमार यश की जांच करने के लिए उनके पास गई थी, वह राजकुमार यश को पास से देखने के बाद थोड़ी डर और घिन दोनों ही महसूस कर रही थी। उसे अब डर था कि कहीं कोई ऐसी बीमारी ना हो जो छूने से फैलती हो, इसलिए सावधानी के लिए उसने अपने हाथों पर यहाँ तक अपने शरीर को भी अच्छे प्रकार से ढक लिया था, ताकि अगर यह कोई फैलने वाली बीमारी हो तो यह उस तक ना पहुँच पाए। वैद्य विशाला ने ध्यान से राजकुमार यश की तरफ देखा, जो इस समय किसी सफेद मुर्दे के समान बिस्तर पर पड़े हुए थे। इस समय उनके हाथों की नसें और जहाँ तक जीवन नस भी उन्हें नजर नहीं आ रही थी। राजकुमार यश इस समय ऐसे लग रहे थे कि जैसे उनका पूरा शरीर किसी सफेद चूने की भांति धीरे धीरे राख में बदलता जा रहा है। ये सभी चीजें विशाला के लिए काफी हैरान भरी थी। अपने इतने सालों में चिकित्सक ज्ञान में उन्होंने कभी भी ऐसी किसी बीमारी के बारे में नहीं सुना था जिससे कोई व्यक्ति इस हद तक प्रताड़ित हो सकता है। वह बहुत समय तक राजकुमार यश की जांच करती रही। कुछ और समय उनकी जांच करने के बाद वह उन पर्दों के बने स्थान से बाहर निकली और सबसे पहले उसने अपने आप को साफ किया। कुछ समय बाद इस समय राजकुमार सूर्य, वैद्य विशाला और राजा चंद्रसेन एक दूसरे कक्ष में मौजूद थे। राजा चंद्रसेन की आंखों में इस समय डर और उत्सुकता दोनों ही एक साथ नजर आ रही थी। इस समय वो बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में लग रहे थे। जब उन्हें बहुत समय तक वैद्य विशाला से कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने थोड़ा उत्तेजित होते हुए उनसे प्रश्न किया, वैद्य विशाला जी, क्या आपको मेरे पुत्र यश की बीमारी के बारे में कोई हल प्राप्त हुआ? वही विशाला, जो पिछले आधे घंटे से चुपचाप सामने बैठी अपनी ही किसी सोच में गुम थी, राजा चंद्रसेन की आवाज सुन वह थोड़ी हड़बड़ाते हुए उनकी तरफ देखने लगी। कुछ समय के मौन के पश्चात उन्होंने थोड़े शक भरी आवाज में कहा, महाराज, जो बीमारी राजकुमार यश को हुई है यह काफी नई और दुर्लभ नजर आती है। हमने कभी भी किसी ऐसी बीमारी के बारे में नहीं सुना जिसने किसी व्यक्ति के शरीर के साथ साथ उसकी शक्तियों को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया हो। मैं आपसे किसी भी बात का दिलासा तो नहीं दे सकती, परंतु मैं अपने गुरुदेव की सिखाई कुछ तकनीकों का प्रयोग कर शायद उन्हें ठीक करने की कोशिश कर सकती हूँ। मैंने बहुत से जहरों पर गहन अध्ययन किया है। मेरे वर्षों के अध्ययन के मुताबिक मैं शायद उस जहर के बारे में पता लगा सकती हूँ जिस कारण राजकुमार यश की ऐसी दशा हुई है। वही राजा चंद्रसेन, जो अपनी उम्मीद भरी नजरों से वैद्य विशाला की तरफ देख रहे थे, उनकी पूरी बातों को सुन उनकी वह उम्मीद धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही थी, परंतु अभी भी उनकी आंखों में थोड़ी उम्मीद बाकी थी, क्योंकि यहाँ आए सभी वैद्यों का सिर्फ एक ही जवाब रहता था
कि वह उनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं ढूंढ सकते, परंतु आज वैद्य विशाला ने उन्हें एक नई उम्मीद दी थी कि शायद वह इस घातक बीमारी का उपचार ढूंढ सकती हैं। इसलिए उन्होंने अपने बुझे हुए मन से उन्हें धन्यवाद किया। अचानक विशाला ने राजा चंद्रसेन की तरफ देखते हुए उनसे राजकुमारी रूपाली के बारे में प्रश्न किया, जिसे सुन राजा चंद्रसेन की आंखों में जो थोड़ी देर पहले खुशी और उम्मीद नजर आ रही थी, वह अचानक ही दोबारा एक गम में बदल गई। उन्होंने एक गहरी सांस छोड़ते हुए वैद्य विशाला की तरफ देखते हुए कहा, आपने राजकुमार यश की हालत तो देख ली, परंतु मेरी पुत्री राजकुमारी रूपाली का स्वास्थ्य मेरे पुत्र से भी कई अधिक ज्यादा घातक और खतरनाक है। मैंने बहुत से वेदों को उनकी जांच उपचार कार्य में लगाया, परंतु किसी भी चीज का कोई उपाय नहीं निकला। अब तो मेरी पुत्री ने अपने कक्ष से बाहर निकलना ही छोड़ दिया है। न ही वह किसी को अपने कक्ष के अंदर आने देती है और न ही कभी वह स्वयं बाहर आती है। अब तो धीरे धीरे हमारा मनोबल भी टूटता जा रहा है। पर तभी कुछ याद कर राजा चंद्रसेन की आंखों में नफरत की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने अपनी नफरत भरी आवाज में कहा, यह सब घमंडी अनाथ लड़के के कारण हुआ है। अगर वह कमीना एक बार हमारे हाथों में आ गया तो हम उसकी वह दशा करेंगे कि वह इस धरती पर जन्म लेने से पहले 100 बार सोचे। हम उसे ऐसी सजा देंगे जिससे उसकी रूह तक हमारे नाम से कांपे। फिर कुछ समय रुककर राजा चंद्रसेन ने कहा, हमारा बस चले तो हम उस लड़के को अपने इन्हीं हाथों से खत्म कर दे, परंतु वह लड़का बहुत ही धूर्त और चालाक है। उसने हमारे मासूम और निर्दोष बच्चों पर इतने बड़े अत्याचार किए और अब वह हमारी पहुंच से भी गायब हो चुका है। परंतु अब उसके पास भी ज्यादा समय नहीं है। हमारी पूरी सेना इस समय उस धूर्त लड़के की जांच में लगी हुई है। बस एक बार वह घमंडी लड़का हमारे हाथों में लग जाए, इसके पश्चात हम उसे उसके जीवन लेने पर भी डरता हुआ देखना चाहते हैं। वहीं वैद्य विशाला और राजकुमार सूर्य बहुत ही शांति से महाराज की सारी बातों को सुन रहे थे। उन्होंने राजा चंद्रसेन को इतने क्रोध में कभी नहीं देखा था, इसलिए वह भी चुपचाप बैठे उनकी सारी बातें सुनते रहे। तभी राजकुमार सूर्य ने महाराज चंद्रसेन से सवाल करते हुए कहा कि क्या वह उस दुष्ट लड़के के बारे में उन्हें कुछ बता सकते हैं ताकि वह उनकी सहायता कर सके। जिसे सुन राजा चंद्रसेन ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए अपने पास से एक चित्र निकाल कर राजकुमार सूर्य की तरफ बढ़ा दिया। इससे पहले राजकुमार सूर्य उस चित्र को देख पाते, उससे पहले ही एक दास ने आकर कुछ बताया, जिसे सुन उन्होंने बिना उस चित्र को देखे राजा चंद्रसेन से जाने की आज्ञा ली और वह अपने कक्ष की तरफ बढ़ गए, जिनके पीछे वह विशाला भी कुछ ही समय में वापस अपने कक्ष में लौट आई। वहीं दूसरी तरफ विश्रामशाला में इस समय माही अपने कक्ष में बैठी आज की हुई सभी घटनाओं के बारे में सोच रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ आते ही वह सबसे पहले राजकुमार सूर्य से टकरा जाएगी। वह जितना भी इस बारे में सोच रही थी, उसका सर का दर्द उतना ही बढ़ता जा रहा था। कुछ देर इसी तरह सोच विचार में रहने के बाद माही ने फैसला किया कि वह जल्द से जल्द यहाँ से अपना कार्य निपटाकर वापस यहाँ से निकल जाएगी, ताकि उसका सामना किसी भी तरह राजकुमार सूर्य से ना हो सके। इन्हीं सब सोच विचार में आज का दिन निकल गया। अगली सुबह बहुत से वैद्य नीचे एक बड़े से आंगन में इकट्ठा हो रहे थे। वही माही जो अभी उठकर इसी दिशा में आ रही थी, उसने भी इन लोगों को ऐसे जल्दबाजी में नीचे उस आंगन की तरफ जाते देखा। एक व्यक्ति को रोककर उसने प्रश्न किया कि आखिर यह सभी इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हैं। जिसे सुन वह व्यक्ति, जो शायद किसी वैद्य का दास था, उसने माही को बताया कि यह सभी नीचे आंगन में इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि कुछ ही समय में राजमहल से कुछ वैद्य आएंगे, जो इन वैद्यों का प्रशिक्षण कर इनमें से कुछ खास वैद्यों को अपने साथ राजमहल लेकर जाएंगे, ताकि वह राजकुमारी रूपाली और राजकुमार यश के इलाज में सहायता प्रदान कर सके। अगर कोई भी वैद्य इस कार्य में सक्षम हो गया तो उसे समुद्र राज्य के राजा की तरफ से बहुत ही मूल्यवान भेंट प्राप्त होने वाली है। वहीं उसे व्यक्ति की सारी बातें सुन माही की आंखें चमक उठी। यह उसके लिए सबसे अच्छा मौका था जब वह बिना किसी परेशानी के राजमहल में घुस सकती थी। इसलिए माही भी धीरे धीरे चलकर उस आंगन की तरफ बढ़ने लगी, जहां इस समय 20 से अधिक वैद्य एकत्रित हो चुके थे। माही भी धीरे से चलकर उन सभी वैद्यों के पास पहुंची, जहां बहुत ही अधिक संख्या में पुरुष वैद्य माही को दिखाई दिए। आसपास देखने से पता चल रहा था कि यहाँ स्त्री वैद्य की संख्या बहुत ही ज्यादा कम थी और जितनी भी स्त्री यहाँ खड़ी थी, उनके आसपास या तो उनके सेवक या फिर कुछ वैद्य उनसे बातें कर उनकी सुंदरता की तारीफें कर रहे थे।
माही को आता देख वहाँ खड़े कुछ वैद्यों ने उससे बात करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, परंतु माही से निकलती आभा उन सभी को उसके पास जाने से रोक रही थी। जो भी वैद्य माही के पास जाने की कोशिश करता उसे अपने ऊपर ऐसा दबाव महसूस होता जिससे उसे स्वयं ही सांस लेने में तकलीफ होने लगती, जिसे देख समय के साथ सभी लोग माही से दूर जाकर खड़े होने लगे। बेशक उनमें से किसी ने भी माही का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि माही ने इस समय अपने चेहरे पर एक काले रंग का वस्त्र बांधा हुआ था जो दिखने में बहुत ही सुंदर और माही के रूप को बहुत ही आसानी से छुपा सकता था। परंतु उसके बावजूद भी लोग यह बता सकते थे कि सामने खड़ी यह स्त्री कितनी ज्यादा खूबसूरत हो सकती है। शायद यही कारण था कि कुछ अवैध अपनी जान का जोखिम उठाकर भी माही से बात करना चाहते थे। तभी माहौल में थोड़ी हलचल होने लगी, जिससे सभी का ध्यान सामने की तरफ गया, जहां 2 कतारों में राजशाही सैनिक चारों तरफ फैलने लगे। उनके बीच से समुद्रराज के सबसे प्रसिद्ध वैद्य भीषण विष्णु जी सभी के सामने आए, जिन्हें देख वहां आए सभी छोटे वैद्य और यहाँ तक कि कुछ अन्य मुख्य वैद्यों ने भी उन्हें झुककर प्रणाम किया। वैद्य भीषण विष्णु जी चिकित्सक प्रणालियों में बहुत ही ऊंचा दर्जे के वैद्य माने जाते हैं, इसलिए यहाँ आए सभी वैद्य उन्हें एक सम्मान दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वैद्य भीषण एक बहुत ही काबिल और होनहार वैद्य हैं, जिसके इलाज की चर्चाएं दूर दूर तक होती थी। वहीं वैद्य भीषण जो 70 वर्ष के एक बूढ़े व्यक्ति थे, जिनकी आंखों में उनका सालों का तजुर्बा साफ झलकता था। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी और सफेद गहरी भौहें उन्हें आकर्षण का केंद्र बनाते थे, जिन्हें देख कोई व्यक्ति उन्हें आसानी से ना भूल पाए, क्योंकि उनकी मूछें और बाहों का आकार लगभग समान नजर आ रहा था, जो बहुत ही अजीब और नया था। उन्होंने बहुत ही उच्च तरीके के आभूषण और वस्त्र धारण किए हुए थे, जिसके ऊपर से उन्होंने एक सफेद रंग का कोट डाला हुआ था, जिन पर सुनहरे अक्षरों से उनका नाम अंकित किया गया था, जो देखने में बहुत ही आकर्षण और उनकी शोभा को बढ़ाने में सहायता कर रहा था। वैद्य भीषण जी विश्राम कक्ष के दरवाजे से चलकर उस आंगन में आए, जहां सभी वैद्य एकत्रित हुए थे। उन्होंने अपनी गहरी बाहों को उठाकर एक नजर वहां खड़े सभी वैद्यों की तरफ देखा और आखिर में उनकी नजर एक कोने में खड़ी एक 20 से 21 साल की स्त्री पर जाकर रुक गई। यहाँ जितने भी वैद्य आए थे, वह सभी वैद्य भीषण को अपने आगे प्रदर्शित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ रहे थे, जिस वजह से वह लोग धक्का मुक्की कर अपने आप को आगे लाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वैद्य भीषण का ध्यान उनकी तरफ जाए। परंतु यह एक अकेली ऐसी स्त्री थी जो इन सभी से परे एक कोने में चुपचाप खड़ी थी, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह यह किसी को भी अपने बारे में नहीं बताना चाहती। उसने अपने आसपास एक ऐसी अदृश्य शक्ति का सुरक्षा चक्र बनाया हुआ था, जिससे उसके आसपास खड़ा कोई भी व्यक्ति उसके करीब जाने से डर रहा था। वह भीषण बहुत समय तक एकटक माही की तरफ देखते रहे, जिसका आभास माही को भी हो चुका था। इसलिए उसने अपनी काली आंखें उठाकर सीधा वैद्य विष्णु की आंखों में देखा, जिसे देख वह मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाकर माही को अपनी तरफ आने के लिए कहा। वहीं वहां आए सभी वैद्य, जो बहुत ही उत्सुकता से चाहते थे कि वैद्य भीषण उन सभी की तरफ ध्यान दे, जब उन्होंने देखा कि उसका ध्यान उस स्त्री की तरफ था जो एक कोने में चुपचाप खड़ी थी, जिसे देख वहां आई सभी स्त्री वैद्य बहुत अधिक चिढ़ गईं। वह सभी अपने राज्य की अव्वल दर्जे की वैद्य थी, जो अपने वैदिक ज्ञान के साथ साथ अपनी सुंदरता के लिए भी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थी। इसलिए उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनको इस तरीके से किसी ऐसी स्त्री से पीछे छोड़ दिया जाएगा, जो एक मुखौटे के अंदर खड़ी सभी से दूरी बनाकर एक स्थान पर खड़ी हुई थी। शायद इस स्त्री के बारे में कभी किसी ने सुना भी नहीं था, न ही इसके पास कोई दास था। उसे देखकर तो कोई यही कहेगा कि शायद यह कोई वैद्य हो ही नहीं सकती है।